आज का आपका टॉपिक है डायनेमिक बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर। एक तरह से डायनेमिक बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एडवांटेज देती है आपके सब्सटेंट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। एक तरह से ये लाभ जो है वो आपको क्षेत्रीय इंटीग्रेशन से या कह सकते हैं कि क्षेत्रीय एकीकरण से प्राप्त है। इसके कुछ डायनेमिक बेनिफिट्स हैं, जैसे कि की बेनिफिट्स में कह सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लार्ज मार्केट एनेबल टू फार्म टू अचीव मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी बड़े जो आपके इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, यानी बड़े जो लार्ज मार्केट है उन कंपनियों में आप मिनिमम एफिशिएंसी स्केल को बात करने में सक्षम बनते हैं, यानी कि प्रत्येक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उसकी प्रति यूनिट इकाई जो की लागत जो है वो कम आती है। दूसरा, एनहेंस द कॉम्पिटिशन, यानी कि क्षेत्रीय स्पर्धा में दक्षता और इनोवेशन को ये बढ़ावा देती है। इससे कंपनियां अधिक उत्पादन करती हैं और एक तरह से इनोवेशन में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि पर यूनिट रिड्यूस द प्रोडक्शन। तीसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अर्थ ये है कि किसी भी देश के अंदर कहीं का भी जो उनके कस्टम यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो वो एक तरह से विकासशील देशों तक पहुंचता है और उसकी ये फायदा होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलता है और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मिनिमम। चौथी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्रिएशन, यानी कि ये निवेश को बढ़ावा देता है। क्यों? ये लाभ बाजार खोलने वाले और दक्षता खोजने वाले प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करते हैं, यानी एफडीआई को ये अपने आप आती है। हर हर जो इन्वेस्टर है वो ये चाहता है कि ऐसे जगह में इन्वेस्ट करूं जहां पर की मार्केट बहुत बड़ा हो और उत्पादन जो है वो बहुत एफिशिएंटली या हाईली एफिशिएंट जो प्रोसेस है उस एडप्ट। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो इंटीग्रेटेड रीजन्स हैं उसके अंदर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है क्रिएट। दूसरा, इसी के अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड मार्केट साइज का क्या है। इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है फर्म स्प्रेड द फिक्स कॉस्ट ओवर लार्जर प्रोडक्शन वैल्यू, यानी फर्म बड़े उत्पादन वैल्यू पर स्थायी लागत के आधार पर स्प्रेड कर सकते हैं अपने उत्पादन को। जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता जाता है, जो फिक्स कॉस्ट है वो जो है प्रति यूनिट डिवाइड होती चली जाती है और उसकी वजह से जो है प्रति यूनिट जो कॉस्ट जो है मिनिमाइज होती है। फिर होता है रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, यानी जो आपकी एवरेज कॉस्ट उस वो हमेशा मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि आप इस पे क्या होगा कि एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमाइज। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और पूरी यूनिट के आधार पर उस पर आपको प्राइसेस की कॉस्ट जो है वो कम मिलती है। तीसरा, पार्शियली इम्पोर्टेंट फॉर हाई फिक्स्ड कॉस्ट इंडस्ट्री, या जिसे हम कहते हैं कि जो बड़े उद्योग हैं जैसे इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है या पावर सेक्टर से, जहाँ पर जो है इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो वहां पर ये व्यवस्थाएं या ये फैक्टर जो ज्यादा फ्रूटफुल दिखाई देते। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? एक होता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल की हमने बात कर, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? यानी जो आपको उद्योग या समूह का विशेषीकरण होता है, यानी इंडस्ट्री क्लस्टरिंग ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जो लोगों का एक समूह होता है जो कंपनी सब एक स्थान पर सेंट्रलाइज होकर या हब बनाकर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर या टेक पार्क बनाकर उत्पादन करती है, तो उनके एक्सटर्नल जो ओवरहेड्स है वो कम हो। इसी तरह ज्ञान जो है या नॉलेज जो है स्प्रेड होती है। एक कंपनी द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त होता है या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है तो उसके साथ जितनी भी कंपनियां अटैचमेंट होता है उनमें भी वो टेक्नोलॉजी और वो पैटर्न जो है स्प्रेड होता है। इसके अलावा क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन सप्लायर रहता है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर विशेष आपूर्ति की उपलब्धता समय और लागत को कम कर देती है, यानी एक ही स्थान पर बहुत सारी कंपनियां सिमिलर कंपनियां काम करती है
तो नेचुरली जो आपका कच्चे माल की चेन है या जो आपका रॉ मटेरियल की चेन है, उसकी कॉस्टिंग आपको कम हो जाएगी और शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि एक ही स्थान पर अगर बहुत सारी कंपनी इकट्ठी होगी तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो सब आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इसका हमें सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिलता है, यूरोपियन ऑटोमोबाइल एग्जाम्पल दिखाई देता है इसके अंदर कि ईओ से पहले क्या था कि उत्पादन जो है वो सीमित और पूरा का पूरे स्केल का हमें लाभ नहीं मिल पाता था। एकीकरण के बाद क्या हुआ कि जो बड़ी कंपनी है, विस्तार है, रेनबुक है, इन्होंने क्या करा, एक बड़े स्केल पर उनको स्थापित किया और सभी जो है उत्पादन लागत में जो है 10-25% की इनको जो है वो दिखाई दिया कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस और इंटरनेशनल मार्केट में आपका कंपटीशन जो है वो आपके लिए फेवरेबल हो गया, तो आपको कॉस्ट कंपटीशन का नीचे भी आपको अधिक लाभ मिलता है। अब इस तीसरी चीज हम पढ़ते हैं, एनहेंस द कंपटीशन एंड इनोवेशन, यानी प्रतिस्पर्धा दबा के हमें क्या प्रभाव दिखते हैं, कि क्या इफेक्ट्स हैं। एक तो मार्केट एक्सपोज, डोमेस्टिक फर्म जो होती है वो फेस द रीजनल कंपटीशन, फेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो घरेलू कंपनियां हैं उनको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का तो सामना करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ता है और हाथ उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि आप ये नहीं सोच सकते कि प्रोटेक्ट द नेशनल चैंपियंस मस्ट कम्पीट विद द रीजनल लेवल्स, यानी सरकारी संरक्षण को लेकर आप ये नहीं सोच सकते कि हम इससे बहुत अधिक मार्केट को गेन कर पाएंगे। तो नेचुरली आपको जो है रीजनल जो कंपटीशन है उसको फेस करना पड़ेगा। और तीसरी चीज होती है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो जाती है, कंपटीशन डिवाइस इन्वॉल्व इनोवेशन एंड द ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स होते हैं जो उत्पादन में वृद्धि के कारण है। जो आप ऑपरेशनल परिचालन का अर्थ है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट का अर्थ है कि जो आपकी परमानेंट चीजें जो है आपके जो मोशन काम करते हैं उसके अंदर आपको जो कठिनाइयां दिखाई देती है वो भी एक तरह से उसमें भी इम्प्रूव। अब होता है मार्केट स्ट्रक्चर पर चेंज। मार्केट स्ट्रक्चर पर चेंज क्या होता है कि उद्योगों का एक तरह से इंडस्ट्री कंसोलिडेशन एज द एफिशिएंट फॉर एक्सटेंड द रीजनल। जो उद्योग है उनका एकीकरण होता है, जो सफिशिएंट कंपनीज हैं या जो ज्यादा हाईली इम्प्रूव या हाईली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली कंपनीज है, उनका जो है रीजनल स्तर पर वो एक्सटेंड करती है और कम कुशल कंपनियों को पीछे छोड़ देती है, जिससे उत्पादन जो है वो रिकंस्ट्रक्टेड हो। और दूसरा क्या होता है कि इनएफिशिएंट फर्में या तो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी या वो बड़ी फर्म में मर्ज, या जो अच्छी एफिशिएंसी वाली फर्म है वो उनको कम एफिशिएंसी वाली फर्म को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि टोटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है इम्प्रूव। और तीसरा क्या है, कंज्यूमर वेल्थ को इम्प्रूव थ्रू द लोअर प्राइस एंड वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि अगर प्राइसेस हमें लो मिलते हैं और अच्छी हाईली क्वालिटी की चीजें मिलती है तो हमारी एफिशिएंसी में कंज्यूमर की एफिशिएंसी वृद्धि होती है। इसके साथ ही क्या होता है, इनोवेशन जो है इंसेंटिव होते हैं, इनोवेशन के लिए इंसेंटिव मिलते हैं कि जो बड़े बाजार या आर&डी जो है, आर&डी पे जो आप खर्च कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और जो भी बड़ी परियोजना है वो आर्थिक रूप से आर&डी पे ज्यादा काम करती है और जिससे कि उनके वे ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स तीनों में improve। तो उससे क्या होगा, इनोवेशन को जो है इनिशिएटिव मिलता है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट क्रिएशन होता है इसी कि जब एक तरह से कस्टम यूनियंस रहते हैं या इंटीग्रेशन होता है आपस में, तो हमें दो चीजें देखने को मिलती है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर दिखाई देता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट क्रिएशन। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें जो ट्रेड, जो कैपिटल गुड्स का ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, जैसे मशीनरी है या आप कह सकते हैं कैपिटल गुड्स है, स्थानीय जो इंटरनेशनल लेवल तक आपको उनका लाभ मिलता है या वहां से ट्रांसफर होकर आपको उनके तकनीकी का लाभ मिलता है। दूसरा क्या होता है, विदेशी निवेश या एफडीआई जो है वो आपके देश में आकर्षित होता है और
विदेशी कंपनियां उसी देश में निवेश करना पसंद करती हैं जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी होगी या जहाँ पर भी जो है उत्पादन की न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है और बहुत हाईली स्किल्ड जो है वो यूनिट्स हैं या हाईली स्किल्ड प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, वहां पर वो निवेश करना चाहते हैं जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इसके अलावा क्या होता है कि लाइसेंस एग्रीमेंट्स होते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट का मतलब होता है कंपनी को दूसरी अपनी तकनीकी उपयोग करने के लिए अनुमति दे देती है, जिससे तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान भी हम कर सकते हैं कि यानी अगर वो चीज भारत में बन रही है या विदेश की कोई चीज क्या हो रही है तो वो लोग हमारे साथ हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हम भी बनाएंगे और उसके लिए हम अपनी ये टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करें। साथ में क्या होता है कि लेबर की मोबिलिटी बढ़ जाती है, यानी लेबर की जो श्रम की गतिशीलता है वो एक दूसरे देश में आराम से चले जाते हैं और तकनीकी और जो एफिशिएंसी का प्रभाव होता है या कह सकते हैं वो स्प्रेड होती है दूसरे देशों तक। ये आपने से देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके आपस में इस तरह का आपको तालमेल दिखाई देता है। इसके साथ क्या होता है इन्वेस्टमेंट क्रिएशन टाइप्स क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्रिएशन में क्या होता है कि मार्केट में फर्म जो एस्टेब्लिश रीजनल मार्केट बड़े बाजार को एक तरह से इम्प्रूव कर देती है या कंपनी क्षेत्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए उत्पादन की बड़ी बड़ी इकाइयों को स्टैब्लिश कर देती है। एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कंपनियां उत्पादन को इस तरह से पुनर्गठन करती हैं कि कॉम्परेटिवली एडवांटेज का उन्हें पूरा प्रभाव का लाभ होना चाहिए। नेट इफेक्ट क्या होता है कि डिस्पाइट द कंसर्न अबाउट द इन्वेस्टमेंट diversification imperial advancement show investment creation topical exceed the realization resulting the net positive effect। आज कह सकते हैं कि यदि भी अगर आप निवेश को मोड़ देते हैं तो व्यवहारिक रूप से ये होता है कि निवेश जो है वो अगर डाइवर्सिफाइड हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो नेचुरली वो पॉजिटिव हमें इफेक्ट है उसका कि उससे क्या होता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है और फ्यू इन्वेस्टमेंट उसके साथ हमें दिखाई देती है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म में क्या होता है लर्निंग इफेक्ट्स देने दिखाई देती है कि एक्सपोजर टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस होता है, एडॉप्शन ऑफ द सुपीरियर प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स होता है, इम्प्रूव द मैनेजमेंट। यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट क्रिएशन जो है इस तरह के इंटीग्रेशन है उनके लिए उसमें हमें एक पॉजिटिव वे दिखाता है। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का ओरिजिन कब से शुरू हुआ था? ये सबसे पहले 1950 में शुभम एक डिक्लेरेशन के नाम है जो फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर थे रॉबर्ट शुभम। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी में कोयला जो कोयल प्रोडक्शन है उसको एक तरह से एक सामान्य या जनरल कहनी चाहिए एग्रीमेंट के माध्यम से उसको स्थापित करने की कोशिश। उनका मेन मोटिव ये था कि यूरोप की कॉम्पिटिशन यूरोप में कॉपरेशन हो और ये एक तरह से यूरोप को इंटीग्रेशन का एक बड़ा कदम सबसे पहले शुरू। उसके बाद वो 1951 में उनका एक पूरा एक उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई जिसके अंदर 6 कंट्रीज फ्रांस है, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये एक तरह से कॉमन मार्केट का उद्देश्य था कि हम स्टील और कोल के प्रोडक्शन को के जो भी ट्रेड है उसको हम इंटीग्रेट इस समुदाय का जो टेक्निकल संचालन था या जिसको कह सकते हैं ऑपरेशनल जो ऑपरेशनल जो यूनिट थी वो अंतरराष्ट्रीय संस्था या सुपरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया जो कम देशों की एक देश में स्वतंत्र रूप से काम यानी एक तरह के एक कमेटी बना दी गई जो इस तरह की 6 देशों के स्टील के और कोल के प्रोडक्शन को देखेगा और फिर उसके बाद क्या था 1957 में एक तरह से ट्रीटी ऑफ रोम आती है जिसने यूरोपियन कम्युनिटी की स्थापना जिसे सुधारना देती है। लगभग 12 वर्षों तक जो है वो इंटरनल टैरिफ समाप्त करता 12 वर्षों में इंटरनल टैरिफ को समाप्त करता सभी सदस्य देशों के बीच में एक सामान्य सीमा या टैरिफ की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है
ये एक एग्रीमेंट। दूसरा क्या हुआ कि जो कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड सभी देश द्वारा गैर सदस्य देशों के लिए एक समान शुल्क अपनाया जाएगा। समान गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड गुड्स they can move the freely move in a community country। इससे क्या हुआ कि इससे ट्रेड में इम्प्रूवमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट में। साथ में उन्होंने क्या करा कि एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को भी इसके साथ उन्होंने कंबाइन किया, उसको भी उसके अंदर ले लिया कि जो भी ये कंट्री जो है वो अपने यहाँ की एग्रीकल्चर को ट्रांसपोर्ट की जो पॉलिसी बनाएंगे वो भी एक साथ बनाए। हम कहते हैं कि ये एक तरह से यूरोपियन कम्युनिटी का स्टार्टिंग। उसके बाद जो एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देता है वो 1958 से 1973 तक दिखाई देता है कस्टम यूनियन का। इसके अंदर क्या हुआ कि कस्टम यूनियन को हमने इन्होंने 12 साल का टाइम रखा तो वो पूरा इन्होंने कर दिया, टारगेट को पूरा कर लिया। ट्रेड का ग्रोथ भी बढ़ गया, 50% से लेकर 35% से लेकर 50% तक टोटल ट्रेड बढ़ गया। अब डेवलपमेंट की जो उन्होंने की रखी हुई थी वो डेवलपमेंट की उन्होंने क्या रखी थी, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी को भी इन्होंने ऑफ कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो इंटरनल मार्केट का प्राइस सपोर्ट मिला या देश में उनके कंट्रीज में आपस में एक इन्होंने प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट किया सबने, तो उसका फायदा सभी सभी यहाँ के उनके सभी सदस्य देशों को प्राप्त हुआ। इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन हुआ, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल, पार्लियामेंट, कोर्ट, ये सारी चीजें स्टैब्लिश कि अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है या कोई किसी तरह का कोई पॉलिसी निकाली जाती है तो कमीशन बनाएगा, काउंसिल क्या काम करेगी, उसका एक पार्लियामेंट बनेगा। तो उन्होंने एक तरह से पूरा एक संस्थागत भी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल उन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया जो लीगली भी काम करेगा, मतलब उनके लीगल एक्सेप्ट को भी देखेगा। इसी में उन्होंने लीगल एक्सेप्ट में भी उन्होंने देखा कि लीगल सुप्रीमेसी ह्यूमन लॉ गेन्ड प्रेसिडेंस ओवर द नेशन, और एक यूरोपियन लॉ के नाम से उन्होंने एक बनाया कानून बनाया, और वो सभी यूरोपियन कानून देशों के कानूनों से फर्क। अब इसमें हमें दिखाई देता है कि उन्होंने जो 12 साल का अपना टारगेट बनाया था उससे उन्होंने के डेवलपमेंट करके उसका इफेक्ट क्या, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या मिला, जीडीपी 5% से 6% से ज्यादा यानी 60s में हो। इंटीग्रल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एस्टिमेटेड 1 से 2% एडिशनल ग्रोथ जो है वो ट्रेड से और डायनेमिक इफेक्ट से इनको प्राप्त है। अब क्या है वो 73 से 93 तक जो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा एक टाइम रहा है उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट एनलार्जमेंट हुआ, इनका पहला एनलार्जमेंट हुआ कि इसमें यूके, आयरलैंड, डेनमार्क को इन्हें इन्वॉल्व एक्सटेंड द 9 to 20 significant ग्लोबल ट्रेडिंग इनकम, यानी 6 पहले थे, 3 को लोगों की इसके अंदर 1973 में इन्वॉल्व, और 81 से 86 में क्या करा, साउथर्न एनलार्जमेंट किया, यानी ग्रीस को, स्पेन, पुर्तगाल को इसके अंदर किया, जिससे कि स्ट्रक्चर फंडिंग इनकी जो है वो बढ़ गई। और इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे कंट्रीज को कोलैबोरेट कर रहे थे उससे इनके स्ट्रक्चर फंड में भी इम्प्रूवमेंट। 87 में इन्होंने सिंगल यूरोपियन एक्ट निकाला और इसमें कहा कि 92 तक आंतरिक बाजारों को पूर्णतः जो है वो बैरियर्स फ्री कर। इसका उद्देश्य ये था कि जितनी भी गुड्स हैं और जितना भी जो सर्विस सेक्टर है, जो कैपिटल है या जो पीपल है, उनके मूवमेंट को इन 9 कंट्रीज के अंदर जो है कोई भी बैरियर नहीं है। अब 92 के अंदर जो है वो इन्होंने मिस्ट्री संधि या का नाम दिया, इसमें इन्होंने इसमें कुछ चेंज किया, इकोनॉमिक कम्युनिटी बना दी, फॉरेन पॉलिसी बनाई और जस्टिस प्रोफेशन। इसके साथ क्या हुआ कि इन्होंने इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन की भी स्थापना कर दी, और उससे फायदा क्या हुआ कि इन्होंने करेंसी को अडॉप्ट किया। उसमें जितने भी कंट्री थे यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने एक ही जो मनी थी या मुद्रा थी उसको अडॉप्ट किया, जिसको यूरो बना, यानी इन देशों के मध्य जो भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो यूरो के मध्य। तो एक तरह से इकोनॉमिक के साथ फॉरेन पॉलिसी
और फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को भी उसके अंदर इंक्लूड किया। तो इस तरह से हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ा समूह बनाकर अपने व्यापार को भी बढ़ाया और अपने लिए डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये इस तरह के रीजनल इंटीग्रेशन होते हैं तो वो डेवलपमेंट को हमेशा इम्प्रूव करते हैं या डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज को और इंक्रीज। थैंक यू।